नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2022 को लेकर के एक बहुत ही दमदार टॉपिक लेकर के हैं, जिसका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे दोस्तों, डॉक्टर जीन पियाजे से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इन तीनों चैप्टर से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम 6 क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जीन पियाजे को एक बेहतरीन ढंग से, एक ऐतिहासिक तरीका से पढ़ेंगे, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन जब जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से नहीं छूटेगा। आज हम जीन पियाजे के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीन पियाजे के प्रमुख संप्रत्ति के बारे में जानेंगे, उसकी अवस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, जीन पियाजे का जन्म जो है 1896 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और इनका मृत्यु जो है 1980 ईस्वी में हुआ था। और वाइगोत्स्की का भी जन्म दोस्तों 1896 में ही हुआ था। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिए, ये जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? तो ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विस मनोवैज्ञानिक, यानी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। जीन पियाजे पेशे से जो है सबसे पहले क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, यानी जंतु वैज्ञानिक थे। समझ गए? यहाँ पर ये बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा पॉइंट कहे हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों में परिपक्वता स्तर पर और न सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। पियाजे कहते हैं कि बच्चों में जो है वास्तविक चिंतन करने के लिए जो है क्या होना चाहिए? परिपक्वता भी होना चाहिए और अनुभव दोनों होना चाहिए। जैसे अगर कोई समस्या हम दिए बालक को, तो इस समस्या के अनुकूल जो है वो परिपक्व होना चाहिए, यानी कि वो इस समस्या के लायक है कि नहीं है, ये भी देखना है, और साथ में इस समस्या को हल करने का उसके पास अनुभव है कि नहीं है, ये दोनों चीज़ मायने रखता है, ठीक है। यही कहते हैं पियाजे कि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए या चिंतन करने के लिए परिपक्वता और अनुभव दोनों के अंतःक्रिया द्वारा जो है, दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड जीन पियाजे का पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। अब है अहंग केंद्रित भाषा। जीन पियाजे कहते हैं जब बच्चा अकेले में बातें करता है तो वो क्या होता है? अहंग केंद्रित भाषा होता है वहीं पर। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं वो होता है व्यक्तिगत वाक, जहाँ पे बच्चा अपने काम को दिशा दे रहा होता है, ठीक है, वो वाइगोत्स्की कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चा जब अकेले में बातें करता है तो पियाजे उसको अहंग केंद्रित भाषा कहते हैं, ठीक है, जो शेष अवस्था में होता है। और सामाजिकृत भाषा, जब बच्चा दूसरे के बातों को भी समझने लगता है, उनके बातों को मान्यता देने लगता है, तो वो होता है सामाजिकृत भाषा। ये बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को जानने से पहले उनके कुछ संप्रत्ति को जानना अति आवश्यक है। तो उसके कुछ संप्रत्ति इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ लेने के बाद आप अवस्था को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम संप्रत्ति के बारे में जानते हैं। सबसे पहला संप्रत्ति देख रहे हैं, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, यानी किसी भी चीज़ को बिगाड़ के उसी तरह से करना ही क्या होता है? मानसिक संक्रिया होता है, ठीक है। जब भी बालक किसी समस्या को समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। चिंतन करने से पहले समस्या होना जरूरी है, समस्या आएगा तभी चिंतन करेगा। तो जब बच्चा चिंतन करता है किसी समस्या समाधान के लिए, तो वही क्या है? मानसिक संक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला है वस्तु स्थायित्व, यानी कि परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु स्थायित्व में होता क्या है कि बच्चा के सामने में कोई चीज़ अगर नहीं है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप छोटा बच्चा है, उसको आप खिलौना दे दीजिए और फिर रुपया दे दीजिए, लेकिन आप उससे जब छीन लेते हैं तो वो रोने लगता है, और रोने लगता है तो हम ढांढस देते हैं कि इस चीज़ को वो क्या लेगा, कौवा ले गया, मैना ले गया, वो ले गया। तो बच्चा समझ जाता है कब? जब 6 महीना से 12 महीना 13 महीना तक रहता है, तो वो इस चीज़ को समझ जाता है कि नहीं है, लेके चल गया। लेकिन वही चीज़ जब बच्चा 18 से 24 महीना का होता है, तब उसमें ये गुण आ जाता है वस्तु स्थायित्व का। अब आप उससे रुपया या फिर खिलौना छीन के फेंकिए तो उस चीज़ का उसके पास इमेज रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है वो जो है सामान रखा हुआ है और हमें जो है बरगलाया जा रहा है, हमें जो है मतलब ढांढस दिया जा रहा है कि वो चीज़ लेके कोई चल गया। अब वो समझ जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं छुपा है और वो हमें मिलेगा ज़रूर, तो उसका अस्तित्व बना रहता है, ठीक है।
तो यही वस्तु अस्थायित्व, यानी कि वस्तु भले ही सामने में नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। अब है जीववाद। जीववाद में क्या होता है, बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है, ठीक है, निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है, वही जीववाद होता है, ठीक है। यानी कि अब देखिएगा बच्चा छोटा छोटा गुड्डा गुड़िया को क्या करता है, खाना खिलाता है, सुलाता है, तो वो उस चीज़ में सजीव समझता है, ठीक है। यानी निर्जीव को भी सजीव समझना क्या होता है, जीववाद होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आत्मक व्यवहार क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ये ऐसा व्यवहार होता है जिसको हमें सीखनी नहीं पड़ती, हमें जन्मजात होती है। क्या होता है, ये ऐसी प्रवृत्ति है जिसको हमें सीखनी नहीं पड़ती, हमें क्या होता है, जन्मजात होता है दोस्तों, समझ गए। तो यही हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। जैसे हंसना, रोना, खाना, ये सब क्या है, हमारा जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। इसको हमें सीखना नहीं पड़ता। खाना हमें सीखना नहीं पड़ता है, रोना हमें सीखना नहीं पड़ता, हंसना हमें सीखना नहीं पड़ता। ये हमारा क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है प्रतिवर्त क्रिया। क्या है, आगे है प्रतिवर्त क्रिया, यानी बार बार दोहराने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्त क्रिया, ठीक है। बार बार दोहराने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्त क्रिया। अब है स्कीमा। क्या है, स्कीमा को समझिए। स्कीमा है यानी ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण किया जा सके, यानी जनरलाइजेशन किया जा सके परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझिए, प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा अर्जित या प्राप्त ज्ञान के भंडार को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या है, हमारा स्टोर हाउस है, जहाँ पे हमारे जितने भी दैनिक जीवन का अनुभव होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे इकट्ठा रहता है। जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो सभी यहाँ पे क्या रहता है, स्टोर रहता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। इसका हम विभिन्न परिस्थिति में इसका हम सामान्यकरण हम कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जो है हम बातें को बोल सकते हैं। जैसे अगर हम हमारे परिस्थिति या पक्षी का जो है, एक तरफ जानवर है एक तरफ पक्षी है, उसको हमें बांटना है, तो हमारे स्कीमा में जो पक्षी का चित्र बना हुआ है हम पक्षी को अलग कर देंगे, और जो जानवर का चित्र बना है उससे हम जानवर को अलग कर देंगे, ठीक है। यही हमारा स्कीमा हो गया, ठीक है। चलिए अब स्कीम्स समझिए। स्कीम्स क्या है, स्कीम्स में देख लीजिए, व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, ठीक है। व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से हम दोहरा सकते हैं। जैसे स्कूल का टाइम टेबल, हमें जैसे रोज़ सुबह ब्रश करते हैं, ये सब क्या है, हमारा स्कीम्स है, इसको हम आसानी से दोहरा सकते हैं, ठीक है। आगे है संज्ञान। क्या है, संज्ञान समझिए। इसका मतलब उन सारी मानसिक क्रियाओं से जिसका संबंध चिंतन, समस्या समाधान, भाषा संप्रेषण तथा बहुत सारी मानसिक प्रक्रिया से है। संज्ञान क्या है दोस्तों, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, भाषा संप्रेषण में प्रयोग करते हैं, तो यही हमारा संज्ञान है। संज्ञान कहने का मतलब जिस चीज़ को हम अपने ऐसा बोलते हैं कि जैसे किसी को बोलिएगा कि ये जो है इस बात को संज्ञान में नहीं लिया, यानी जहन में नहीं लिया, तो किसी भी चीज़ को जब तक हम संज्ञान में नहीं लेंगे तब तक हम चिंतन, समस्या समाधान या भाषा संप्रेषण नहीं कर सकते। इसलिए संज्ञान क्या हो गया, संज्ञान का मतलब वो सारी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम चिंतन, समस्या समाधान, भाषा संप्रेषण और जैसी मानसिक प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। अब है विकेंद्रन। विकेंद्रन होता है और एक केंद्रन होता है, ठीक है। विकेंद्रन में हम किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीक़ा से हम बता सकते हैं, यानी विषय वस्तु, किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रन कहलाती है। विकेंद्रन में क्या होता है, बच्चा जो है विभिन्न तरीक़ा से सोच पाता है, ठीक है, और एक बेहतरीन ढंग से बता पाता है, वस्तुनिष्ठ ढंग से या वास्तविक ढंग से। वस्तुनिष्ठ यानी कि एकदम सही सही, यहाँ पर अगर वो चीज़ सही है तो आगे भी वो सही होगा, तो ये वस्तुनिष्ठ हो गया, ठीक है। और एक होता है केंद्रन। केंद्रन में बच्चा क्या करता है, केंद्रन में बच्चा ये करता है कि किसी भी चीज़ को एक ही ढंग से बता पाता है, ठीक है, वो केंद्रीकरण का गुण होता है, ठीक है। केंद्रन में बच्चा एक ही तरीक़ा से किसी भी चीज़ को बता पाता है, समझ गए। या फिर केंद्रन में क्या होता है, ऐसा समझिए, केंद्रन में बच्चा का जो भी चीज़ रहता है, जो भी बातें रहता है, वो उसी के इर्द गिर्द रहता है, ठीक है, वो केंद्रन होता है, ठीक है। विकेंद्रन में वो विभिन्न तरीक़ा से किसी भी चीज़ को बता पाता है, समझ गए। चलिए अब देख लीजिए आगे पॉइंट है, इसको ये जो है, अब सीधा अनुकूलन पर चलते हैं पहले, उसके बाद और पॉइंट पर देखेंगे। सबसे पहले अनुकूलन देख लीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रवृत्ति क्या होती है, जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात होती है, ठीक है। अब पियाजे कहते हैं कि बच्चों में अनुकूलन की क्षमता क्या होता है, जन्मजात होता है, समझ गए। अब अनुकूलन की दो उप प्रक्रिया है, एग्जाम में इस बार आया है। अनुकूलन की दो उप प्रक्रिया है, पहला है आत्मसातकरण या समावेशन यानी कि एसिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन या समाविष्टीकरण, ये एसिमिलेशन और ये एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये अनुकूलन की दो उप प्रक्रिया है, याद रखिएगा।
तो आत्मसातकरण और समायोजन कैसे होता है इसको समझिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इससे हर एक शिफ्ट में इस बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आत्मसातकरण और समावेशन में क्या होता है, यानी एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना या शामिल करना क्या कहलाता है, हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, यानी पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, अब जैसे नवीन ज्ञान हमारा है, जैसे अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम स्कूटर मतलब जब मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, गियर डालना जानते हैं, एक्सीलरेटर डालना जानते हैं, लेकिन जब हम स्कूटर चलाते हैं तो वहाँ पे गियर नहीं रहता है। ठीक है, जब हम स्कूटी चलाते हैं तो गियर नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली बार जब हम चढ़ते हैं तो गियर दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, आत्मसातकरण हो गया। ठीक है, समझ गए। और जब हम अपने स्कीमा में बदलाव कर लेते हैं तो वो हमारा समायोजन हो जाता है। समायोजन में हम नई जानकारी के आधार पर पुरानी स्कीमा में संशोधन या फिर बदलाव करते हैं। ठीक है, आत्मसातकरण में कोई बच्चा है जो कौवा को देखता है। ठीक है, कौवा को देखा, काला है, काँव को कर रहा है, वो कौवा है। ठीक है, काला है, अभी काँव को छोड़ दीजिए, एक कौवा को देखा वो काला है, किसी भी पक्षी को देखेगा वो अभी कौवा बोलेगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि वो जो है कुछ कौवा की तरह ही कोयल को देखा, तो कोयल को देखा तो उसको भी क्या बोला, वो कौवा बोला, तो ये क्या है, उसका आत्मसातकरण है। क्या है, आत्मसातकरण। लेकिन जब उसे बताया जाएगा कि ये कौवा नहीं, ये कोयल है, इसका आवाज़ मीठा होता है, कौवा का आवाज़ अलग होता है, तो उस अपने स्कीमा में क्या करेगा, वो बदलाव करेगा। जैसे ही बदलाव किया तो वो समायोजन हो गया, और जो कहते हैं प्रयोग किया तो वो आत्मसातकरण हो गया। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। आत्मसातकरण यानी पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को सिर्फ जोड़ना या फिर शामिल करना ही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। और जब नवीन ज्ञान के आधार पर हम पुरानी स्कीमा में हम बदलाव करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, समायोजन हो जाएगा। ठीक है, आत्मसातकरण को और भी बेहतर ढंग से अगर समझ सकते हैं तो समझिए, इसमें एक बालक को बोला जाता है कि एक बालक है जो क्या कर रहा है, एक जो उड़ने वाले हैं और जिसके पास पंख है वो पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी बोलता है। ठीक है, लेकिन जब वो चमगादड़ को देखता है, स्तनधारी को, तो वो स्तनधारी न बोल के उसको पक्षी ही बोलता है, तो ये क्या है, तो ये आत्मसातकरण है। ठीक है, लेकिन जब उसको बता दिया जाता है कि चमगादड़ क्या है, ये स्तनधारी है, ये बच्चे को जन्म देती है, तब अपने स्कीमा में क्या करेगा, बदलाव करेगा। तो बदलाव करने की प्रक्रिया क्या होता है, समायोजन होता है। क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इसको बेहतरीन ढंग से आप समझ जाइएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, शामिल करना या फिर जोड़ना या समायोजन करना, यानी कि शामिल करना या फिर जोड़ना, ऐसा समझिए। शामिल करना और जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। और जब परिवर्तन या संशोधन करते हैं या बदलाव करते हैं तो वो समायोजन होता है। ठीक है, चलिए आई होप इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं साम्य धारण क्या है। साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन में देख लीजिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। क्या करता है, संतुलन कायम करता है। ठीक है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में, ठीक है, संतुलन कायम करता है। ठीक है, आगे समझिए, आत्मसातकरण की अवस्था में वह जो है संतुलन में रहता है। आत्मसातकरण की अवस्था में असंतुलन में रहता है क्योंकि वो पूर्व ज्ञान को ज्यों कहते हो प्रयोग करता है। लेकिन समायोजन की अवस्था में क्या होता है, वो असंतुलन में रहता है क्योंकि समायोजन की अवस्था में वो अपने स्कीमा में बदलाव कर रहा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आई होप इसको समझोगे। अब आगे हम देखते हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए संरक्षण। संरक्षण में क्या होता है, जहाँ पर देख लीजिए कि संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में होता है क्या कि किसी आकृति के रंग रूप में परिवर्तन को उस आकृति के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता। यानी कि कोई भी आकृति है, जैसे ये आकृति है, ठीक है, अब इसको हम क्या किए, बदल दिए। ठीक है, इस तरह से हम बना दिए। अब इस आकृति के रंग रूप या फिर आकार में जो हम परिवर्तन किए, इसी परिवर्तन को वो समझना क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। लेकिन जब संरक्षण का अभाव होगा तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो यही है, किसी भी आकृति के रंग रूप में परिवर्तन उस आकृति के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो संरक्षण में क्या होता है, जब आप दो गिलास इस तरह से आप लेते हैं सेम आकृति का और दोनों गिलास में पानी डालते हैं, तो ये बच्चा क्या करता है, बोलता है कि दोनों में क्या है, एक समान है। लेकिन जब आप इसमें आकार में भी आकार क्या किए, इसको थोड़ा लंबा कर दिए और आकार इसको साइज में थोड़ा छोटा कर दीजिए, चौड़ाई कम कर दिए और ये एक तरह सेम रहने दिए, तो आप पूछिए कि किस में ज़्यादा पानी है, तो संरक्षण में वो बता देगा कि दोनों में क्या है, समान है। दोनों में क्या बोलेगा कि समान पानी है, भले ही आकार में परिवर्तन। लेकिन संरक्षण का जब अभाव होता है तो वो इस चीज़ को नहीं बता पाता, वो संरक्षण के अभाव में बताएगा कि इसमें क्या है, ज़्यादा पानी है। ठीक है,
समझ गए, यह केवल आकृति में पाई जाती है। ठीक है, तो कंजर्वेशन समझ गए होंगे। अब अगला समझिए, अगला है अविलोम्यता या अप्रतिवर्ती या अपलटा वाली या अनुत्क्रमणशीलता। अनुत्क्रमणशीलता क्या होता है? जब बालक मूल बिंदु पर वापस न लौट पाए तो वो अनुत्क्रमणशीलता होती है। जैसे अगर 2 + 2 हम बताए बालक को 4 होता है, लेकिन अब फिर हम 4 को बोलेंगे कि किस तरह से हम लिखेंगे, कैसे कैसे जोड़ करके लिखेंगे, तो वो नहीं बता पाता है। ठीक है, या कि 2 + 2 या फिर 3 + 1 इस तरह से वो नहीं बता पाता। लेकिन जब उत्क्रमणशीलता यानी अनुत्क्रमणशीलता आता है या पलटा वाली आता है तो वो उस चीज़ को बता पाता है। जैसे इस अवस्था में क्या होगा कि वो बता देगा। हम प्रत्येक अवस्था के बाद हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ पॉइंट पढ़ने के बाद प्रत्येक अवस्था की विशेषता अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अविलोम्यता का गुण पाया जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विलोम्यता का गुण आ जाता है। तो इस चीज़ को हम पढ़े रहेंगे तो आप अवस्था में आसानी से समझ जाएंगे किस अवस्था में कौन सा गुण होता है। ठीक है, और विलोम्यता या पलटा वाली या उत्क्रमणशीलता में क्या होता है? बच्चा मूल बिंदु से वापस आ जाता है। ठीक है, यह गिनती और अक्षर में होता है। जैसे अगर P है, इसको हम B बना दिए तो बच्चा समझ जाएगा कि ये इस P को आप क्या किए हैं, इस तरह से करके B बना दिए हैं। ठीक है, तो ये उत्क्रमणशीलता यानी मूल बिंदु पर वो वापस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब है, इसको समझ गए। अब कुछ जो है, अब संज्ञानात्मक विकास के जो है कुछ पॉइंट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अवस्था के बारे में, अवस्था के ऊपर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ समझिए, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ये कौन बोले हैं? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या है कि नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। कैसे? अगर आप बोल दीजिए कि लालटेन में क्या होता है कि हाथ छूने से या फिर मोमबत्ती छूने से, लौ छूने से हाथ जल जाता है यानी पक जाता है, लेकिन बालक उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। आप कितनों रटा दीजिए वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब वो छुएगा, पकेगा हाथ, तो उस चीज़ की अब वो अपने ज्ञान का निर्माण कर लिया। ठीक है, यानी खुद से जब तक बच्चा करके नहीं सीखा तब तक वो नहीं सीखता है। ऐसा जीन पियाजे का कथन है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ठीक है, खिलौना दीजिए, खिलौना को तोड़ करके देखेगा, फिर उसको सही करेगा। ठीक है, तब जाके वो सीखता है, खुद से करके सीखता है। ठीक है, अगला है कि बच्चे जो है क्या है, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। ये कौन बोले हैं? जीन पियाजे। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत कौन दिया है? जीन पियाजे। विचार भाषा से पहले जन्म लेता है, ये जीन पियाजे बताए हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, ये जीन पियाजे का कथन है। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास के पद जो है ये याद रखना है, ये भी पूछता है एग्जाम में कि कौन सा जो है पियाजे का शब्द है। ठीक है, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्यधारण, स्कीमा, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रिया, स्कीम्स, विकेंद्रन, संरक्षण, संज्ञान, इस सब पर हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, अब है बच्चों का चिंतन क्या होता है? वयस्कों से प्रकार में अलग होता है, न कि क्वांटिटी में। क्वांटिटी में समान होता है, प्रकार में क्या होता है कि अलग अलग होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, आई होप इसको समझे होंगे इस पूरे वीडियो को। अब हम अगले वीडियो में पियाजे के अवस्थाओं के बारे में करके पढ़ेंगे, उसके विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन पियाजे से नहीं छूटेगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।